वेलकम टू काउंसिल क्लासेस। रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड जनरल साइंस के सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनके आपके पेपर में आने की संभावना अधिक है डिस्कस किए जा रहे हैं। आपको वीडियो में बताए गए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरे वीडियो को कंटिन्यू पूरा लास्ट तक देखें। यहाँ पे 57 क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं जो मिनिमम से मिनिमम समय जितना हो सकता है उसमें किया गया है। मिनिमम समय में करने का सिर्फ एक ही मतलब है कि आप लोगों के टाइम को सेव किया जाए, क्योंकि टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के समय में और कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। और आप लोग चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे क्या होगा कि मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। जैसे आप क्वेश्चन 57 क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन सही करते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हाँ मेरे क्वेश्चन इतने सही हुए हैं। 49 या 47 या 55 जितने क्वेश्चन सही होते हैं वो आप लिखेंगे। इससे क्या होगा, आपका मोटिवेशन बढ़ेगा। उसी तरह चैनल को जब आप शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। तो चलें शुरू करते हैं आज का सेशन। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी डाइन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का, समय का, प्रकाश का या धारा का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान या ऑप्शन डी है भार? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्रव्यमान क्या है? जड़त्व का माप है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है? नहीं शब्द को आपको बहुत ध्यान से देखना है। किसी भी एग्जाम में नहीं शब्द एक ट्विस्ट फंसा देता है। आप नहीं शब्द को ध्यान नहीं देंगे और ऑप्शन ए ही सही रहेगा तो उसको तुरंत टिक करके आगे निकल जाएंगे, लेकिन ये आपकी रणनीति गलत होगी। इसलिए पूरे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सही से पढ़ना है। उसके बाद चारों ऑप्शन को आपको ध्यान से देखना है, इसमें क्या हो सकता है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किस आंसर को देनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी आंसर एकदम नज़दीक रहते हैं, उसमें आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि हाँ ये आंसर भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, तो इसमें फर्स्ट ही होना चाहिए या सेकंड होना चाहिए। तो जो सबसे आपके नज़दीक रहेगा क्वेश्चन के उसको आप आंसर करेंगे। इसीलिए पूरे क्वेश्चन को पढ़ना है और पूरे ऑप्शन को पढ़ना है ध्यान से। इसमें शब्द दिया गया है समय का मात्रक नहीं है, तो नहीं कौन सा होगा? ऑप्शन है अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पारस्यिक इकाई है किसकी? दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की, चुंबकीय बल की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूरी की। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पे क्या है, आपको चार के चारों क्वेश्चन के ऑप्शन जितने डिस्कस किए गए हैं चारों, वो चारों याद होने चाहिए। एक क्वेश्चन में ही आपको 4 फैक्ट बताए जा रहे हैं। तो यहाँ ऑप्शन है डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई, ऑप्शन बी है शक्ति की इकाई, ऑप्शन सी है समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, या सेल्सियस है ऊष्मा की इकाई। इसमें ये तीनों ऑप्शन सही हैं। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई न होगी, टेम्परेचर की इकाई होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपरोक्त दोनों का या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ज्योति फ्लक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्यूरी किसकी इकाई है? ग्रुप डी के एग्जाम में मात्रक से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस के जो सामान्य विज्ञान के जो बेस लेवल है वहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। इसको हमको ध्यान में देखना है कि मात्रक किसका क्या होता है क्या नहीं होता है, और बेस क्वेश्चन को मतलब कुल मिला के ये है कि आपकी समझ इस सब्जेक्ट में कितनी है वही पूछा जाता है। क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिव धर्मिता की, तापक्रम की, ऊष्मा की या ऊर्जा की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेडियो एक्टिव धर्मिता की। क्वेश्चन नंबर 9। पास्कल इकाई है किसकी? आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पास्कल है इकाई दाब की। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कैंडेला मात्रक है किसका? कैंडेला मात्रक किसका है? ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का या ज्योति तीव्रता का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ज्योति तीव्रता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ऊर्जा का, बल का, दाब का या तापमान का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऊर्जा का।
क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब से लागू हुई, किस सन से लागू हुई? 1969 ईस्वी से, 1971 से, 1983 से या 1991 से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1971 ईस्वी से अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मात्रकों की लागू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है या मात्रक है? तरंगदैर्घ्य की, तरंगों की स्पष्टता की, तरंगों की तीव्रता की, या ऑप्शन डी है तरंगों की आवृत्ति की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तरंगों की आवृत्ति नापने का यूनिट है हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? एम्पियर, ओम, वोल्ट या कूलाम? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम्पियर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यसाई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? वाट, डायोप्टर, ओप्टर या मीटर? तो लेंस की इकाई क्या होती है? ऑप्शन बी, डायोप्टर। और हम लोग जो यूज करते हैं, जो मनुष्य यूज करता है चश्मा पहनने के लिए, उसमें कौन सा लेंस यूज होता है? उसमें यूज होता है उत्तल लेंस। मानव जो चश्मा यूज करता है देखने के लिए, उसमें उत्तल लेंस का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि या वायु में कण? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वातावरण में ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एम्पियर नापने की इकाई है, एम्पियर नापने की इकाई है वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध या पावर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का यसाई मात्रक क्या है? डाइन प्रति सेंटीमीटर, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या ऑप्शन डी, मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। डाइन का यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? बल एवं दाब के, कार्य एवं ऊर्जा के, आवेग एवं संवेग के, भार एवं बल के? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बल एवं दाब के विमीय सूत्र समान नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। एक खगोलीय इकाई संबंधित है किससे? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, या उपरोक्त में से कोई नहीं? एक खगोलीय इकाई संबंधित होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? विकृति, श्यानता गुणांक, गैस नियतांक, प्लांक नियतांक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विकृति क्या है? अविमीय राशि है, इसका कोई विमा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? सदिश राशि और अदिश राशि से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। कौन सी सदिश राशि नहीं है? इसमें क्या होगा आपको याद होना चाहिए। और सदिश राशियां होती कौन सी हैं? जो विस्थापन और वेग की दिशा, विस्थापन एंड वेग की दिशा जिसमें दी रहती है, वे सदिश राशियां होती हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, ये मुख्यतः सब सदिश राशियां हैं और इन्हीं से मुख्यतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 4-5 आपको रटे होने चाहिए, वहीं से आप मोस्टली क्वेश्चन का आंसर चल ले जाएंगे। इसमें सदिश राशि कौन सा नहीं है? संवेग, वेग, कोणीय वेग या द्रव्यमान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रव्यमान क्या है? सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदिश राशि है कौन सी? ऊर्जा, बल आघूर्ण, संवेग या उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? फिर से ये क्वेश्चन है, सदिश राशि कौन सी है? सदिश राशि आपको बताया गया अभी प्रीवियस में, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल एंड संवेग, आवेग, ये मुख्यतः सदिश राशियां होती हैं। इतना 5-6 तो आप रख ही लीजिए। इसके बाद जो बचते हैं वे अदिश राशियां हैं। और सदिश राशि में मुख्यतः एक नियम याद रखिए कि इसमें क्या है कि जहाँ विस्थापन और वेग दोनों दिया रहे वो राशियाँ सदिश राशियाँ होंगी, और जहाँ ये न दिया रहे वो अदिश राशियाँ होंगी। सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन इसमें देखते हैं सदिश राशि कौन सी है। तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, संवेग सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है?
फिर वहाँ पे वही क्वेश्चन, सदिश राशियाँ जब आपको याद रहेंगी क्या आपकी समझ विकसित रहेगी, आप यहाँ पे कर ले जाएंगे कि नहीं कौन सा होगा। विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, ये इतनी राशियाँ सदिश राशियाँ होती हैं। इसमें कौन सा नहीं है, ऑप्शन डी इसमें नहीं है, तो आयतन क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है। इसमें ऑप्शन क्या है, वेग, द्रव्यमान, समय और लंबाई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वेग। वेग क्या है, सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है, घनत्व, द्रव्यमान, आयतन और चाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान क्या है, व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है। त्वरण ज्ञात करने का एक सही सूत्र कौन सा है, ये सूत्र भी कई बार पूछा गया है, ये आपको याद होना चाहिए। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को आप देखेंगे इसमें आपको फाइंड आउट होगा। इसमें ऑप्शन ए सही है। ए क्या होता है, त्वरण होता है v माइनस यू अपान में टी। v क्या है, अंतिम वेग, u क्या है, प्रारंभिक वेग, अपान में t क्या है, समय। इस त्वरण निकालने का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेग, त्वरण, द्रव्यमान और बल में से ऑप्शन सी, द्रव्यमान क्या है, संवेग और वेग का अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है, अचर में किसका आयाम होता है, ऊर्जा का, रैखिक गति का, कोणीय गति का, बल का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोणीय गति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, अब ये एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाए, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा या अपरिवर्तित रहेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा या कुछ नहीं कहा जा सकता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कम हो जाए। ये सब क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और यही फिर से रिपीट होंगे आपके एग्जाम में, आपके किसी न किसी एग्जाम में फिर से आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आज से नहीं कई वर्ष से और कई एग्जाम में आते हुए चले आ रहे हैं। तो आपको इन लोगों को रट लेना, कुल मिला के समझ में आए तो समझ लीजिए और नहीं हो पा रहा तो उसको रट लीजिए, एज इट इज रट लीजिएगा, हाँ ये होने पर ये होता है। और समझदारी तो इसी में है कि आप उसको समझ के याद करिए। समझ के याद करने में क्या होगा, आप लंबे समय तक किसी चीज़ को समझ सकते हैं तो याद करेंगे, और उससे इंटर रिलेट करते हुए भी जब दूसरा कोई एग्जाम्पल दिया जाएगा उसको भी आप कर ले जाएंगे। इसलिए आप समझ विकसित करें, वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका त्वरण 2 गुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाती है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, या भार 2 गुना हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। गतिज ऊर्जा एक फार्मूला का 1/2 mv², जो वेग को आप 2 गुना कर देंगे तो वेग का स्क्वायर जब 2 गुना हो जाएगा क्या हो जाएगा, 4, ये क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, सिंपल सा है। इसमें यही आपको फार्मूला एक याद रखना है, 1/2 mv²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। दोनों सत्य है, दोनों गलत हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान क्या होता है, सदैव स्थिर रहता है, जबकि भार परिवर्तनीय होता है, भार में हमेशा चेंज होता रहता है। द्रव्यमान कहीं भी रहे उसका किसी भी वस्तु का द्रव्यमान सेम ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। ये एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें सीधा सीधा नियम न पूछते हुए इनडायरेक्टली रूप से आपसे नियम पूछा गया है, ये आपको याद होना चाहिए। इसमें कौन सा नियम यूज हुआ है, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम या गैलीलियो का गति विषयक नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम इसमें यूज हुआ है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम में क्या है, जब तक किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तब तक उसमें क्या होगा, चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, किसी असंतुलित बल
किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, या बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, या शून्य होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही होने चाहिए, का परिणाम बराबर होना चाहिए, जरूरी नहीं है किंतु उसकी दिशा समान होनी चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ये नियम किसका है? न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, या न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा हाई स्कूल वगैरह में ही, हाई स्कूल इंटर में सभी जगह ये नियम है, 9 से ही हमें लगता है मोस्टली दिया होगा सभी बुकों में। गति विषयक तृतीय नियम जो होता है क्रिया एवं प्रतिक्रिया पे आधारित होता है। जितना बल आप पूर्व की ओर, मतलब जैसे अग्रसर क्रिया में जितना बल लगाएंगे, उसी क्रिया में अपोजिट साइड में भी उतना ही बल कार्य करता है। यही है न्यूटन का तृतीय नियम। इसी पे न्यूटन गति विषय का तृतीय नियम इसी पे आधारित है, क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रक्रिया जो होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूटन का गति विषय का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया पे आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, सॉरी 39, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय नियम। अभी ये पूर्व में अभी डिस्कस किया गया कि क्रिया के विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया जितनी हो वो किस नियम पे आधारित होता है? वो न्यूटन के थर्ड नियम पे आधारित होता है। और तैरने में जब आप क्या करेंगे, तैरने में जितना आप फोर्स लगा के आगे जाएंगे उतना ही पीछे भी तो आपको फोर्स प्रतिक्रिया के रूप में आप फोर्स का कार्य करेंगे, तभी तो आप आगे जाएंगे। तो ये नियम किसका आधारित होता है? तृतीय नियम पे आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। ये किसका नियम है? न्यूटन का, आइंस्टीन का, आर्किमिडीज का, या गैलीलियो का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन का ये प्रथम नियम है, न्यूटन का फर्स्ट रूल है ये। जब तक कोई वस्तु पर विरामावस्था में है तो उसी अवस्था में जब तक उसका कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। ये प्रीवियस क्वेश्चन में अभी डिस्कस किया गया। इसका पुनः देने का मतलब यही है, और थोड़ा सा प्रारूप इसका क्वेश्चन के चेंज करने का मतलब यही है कि आप सभी प्रारूप में क्वेश्चन के हैबिचुअल हो जाएं, जिससे आप बड़े क्वेश्चन को देख के तुरंत माइंड में साइकोलॉजिकल इफेक्ट न बने कि हाँ ये क्वेश्चन टफ है। आप उसको आराम से पढ़ें और तुरंत उसमें आपको माइंड में क्लिक होगा कि हाँ नहीं, ये इस क्वेश्चन का मेन बेस जो है ये यही है, सिंपल सा। इसमें आधारित क्या है ऑप्शन में? न्यूटन का फर्स्ट नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, बल की परिभाषा आती है किससे? गति के पहले नियम से, गति के दूसरे नियम से, गति के तीसरे नियम से, या गुरुत्वाकर्षण नियम से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गति के पहले नियम से बल की परिभाषा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति में की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। ऑप्शन है गतिहीनता, जड़त्व, कुछ भार, या अक्रियता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, न्यूटन के पहले नियम को और भी कौन सा नियम कहा जाता है? आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम, संवेग का नियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल, घोड़े के द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, या पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी के द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण गाड़ी जो है खींचता हुआ घोड़ा आगे बढ़ता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है?
सापेक्षता का नियम, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम या न्यूटन का तीसरा नियम? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन का प्रथम नियम ही यही है कि जब तक किसी वस्तु पर बाह्य बल कार्य न करे तब तक उसमें क्या होगा, कोई भी प्रभाव नहीं होगा। और जब चलती हुई बस में जब अचानक ब्रेक लग जाता है तो यात्री जो है एकदम स्थिर अवस्था में है, वो आगे की तरफ झुक जाता है। ये न्यूटन का प्रथम नियम हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 46, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पे आधारित होती है? न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम या आर्किमिडीज का सिद्धांत? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन का तृतीय नियम। तृतीय नियम अभी पूर्व में ही डिस्कस किया गया। तृतीय नियम का प्रिंसिपल क्या है कि जितना ही बल आगे की तरफ कार्य करेगा उतना ही प्रतिक्रिया के रूप में भी बल कार्य करेगा, और रॉकेट इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है कौन सा? जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, विश्राम जड़त्व या गति का तीसरा नियम? इसका सही आंसर हो जाएगा विश्राम जड़त्व। विश्राम जड़त्व या न्यूटन का प्रथम नियम यहाँ पे लागू होता है, इसी को जड़त्व का प्रथम नियम, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों आने देने पर हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है, हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो सकता है उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बॉल को विश्राम की स्थिति में लाने के लिए वो हाथ को थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचता है। क्वेश्चन नंबर 49, बल क्या होता है? बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या होता है? बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। भार में परिवर्तन होता है या मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भार घट जाता है तथा मात्रा क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण जो है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना होता है? 1/6। तो वहाँ पे भार भी, जैसे किसी मनुष्य के भार यहाँ पे जितना है, तो जब वो चंद्रमा पे जाएगा तो चंद्रमा पे उसका वजन भी 1/6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? भूमध्य रेखा पहले समझ लीजिए क्या है। जैसे ये पृथ्वी है, जो बीच से रेखा जाती है इसी को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा अथवा इसको विषुवत रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। तो जब भूमध्य रेखा से आप ध्रुवों की तरफ जाएं, ध्रुव इधर है, उत्तरी ध्रुव इधर, दक्षिणी ध्रुव इधर, तो जब ध्रुवों की तरफ आप जाएंगे तो आपका क्या होगा? जी का मान बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो इसके अनुसार ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए, जी का मान जब भूमध्य रेखा से आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा, और बढ़ने के साथ क्या होगा? आपका भार भी यहाँ पे बढ़ेगा, और गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पे कम होने के कारण भूमध्य रेखा पे क्या होगा? भार आपका कम होगा। यहाँ जो 0 डिग्री रेखा है, भूमध्य रेखा, यहाँ पे आपका भार कम होगा। ये क्यों होता है? ये कोरियालिस बल के कारण होता है। कोरियालिस बल के कारण यहाँ पे आपका गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है, ये यहाँ पे वजन आपका कम दिखाएगा। किसी भी आप मेजरमेंट से मेजर करेंगे तो आपका भार जो है कम दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, शरीर का वजन, प्रीवियस ईयर से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान रहेगा या ध्रुवों पर अधिकतम रहेगा या विषुवत रेखा पर अधिकतम होगा या मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ध्रुवों पर अधिकतम होगा। विषुवत रेखा पे तो मिनिमम होता है, विषुवत रेखा पर यहाँ पे क्या होगा? मिनिमम, और ध्रुवों पर अधिकतम होगा, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान भी अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता है, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है।
या ऑप्शन डी है चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। कितना कम होता है? 1/6 गुरुत्वीकरण होता है, जी जो होता है पृथ्वी का 1/6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, 20 केजी के वजन के जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? ऑप्शन है 20 जूल, ऑप्शन बी 200 जूल, ऑप्शन सी है 981 जूल या ऑप्शन डी है 0 जूल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0 जूल। जब तक किसी भी कार्य में आप विस्थापन नहीं देखेंगे तब तक क्या होगा? वो कार्य शून्य माना जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, एक व्यक्ति की दीवार को धक्का देता है, एक व्यक्ति जो है दीवार को धक्का देता है, एक व्यक्ति दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह क्या करता है? कोई भी कार्य नहीं, ऋणात्मक कार्य, धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, या ऑप्शन डी है अधिकतम कार्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोई भी कार्य नहीं। जब विस्थापन ही नहीं होगा वो कार्य कंसीडर नहीं होता, वो कार्य शून्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि तेज चल सकें, फिसलने की संभावना कम हो जाए, शक्ति संरक्षण हेतु, या ऑप्शन डी है स्थायित्व बढ़ाने के लिए। ऑप्शन डी है स्थायित्व बढ़ाने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थायित्व को बढ़ाने के लिए वो व्यक्ति भी आगे की ओर झुक जाता है। और झुकने से क्या होगा? आपका झुकने से ये होगा कि गुरुत्वाकेंद्र जो है आपका जो बॉडी का बनता रहेगा वो ऊर्ध्वाधर रेखा से बाहर होके नहीं जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए क्यों नहीं गिरती है? ऑप्शन है इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, ऑप्शन बी है गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है, इसके पीछे कोई ईश्वरीय प्रभाव है, यह एक आश्चर्य है। तो जब कोई भी वस्तु है या कोई भी व्यक्ति है जब हल्का तिरछा जब हो जाता है तो जो आपका गुरुत्व केंद्र है वो ऊर्ध्वाधर रेखा के आधार से होकर ही गुजरेगा। ऊर्ध्वाधर रेखा के आधार से जब होकर गुजरेगा तो वो वस्तु गिरेगी नहीं। वही रूल लागू होता है जो किसी मजदूर में लागू होता है जो तिरछा होकर वजन लेके चलता है, और वही चीज़ यहाँ भी लागू होती है। पीसा के ऐतिहासिक मीनार में गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा जो है आधार से होकर जाती है। इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए द राइट आंसर। ये आपके सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। इसी तरह के क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।